बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी आपको मेरी आवाज़ आ रही है स्टूडेंट्स? जी क्लास सर आ रही है आपकी आवाज। ओके ओके। जी क्लास यस्टरडे वी वर डिस्कसिंग अबाउट IS 23 और इसमें आगे चलने से पहले जो कुछ मैंने चीज़ें आज आपसे शेयर की थी शेयर फोल्डर में, एक तो जो सॉल्यूशंस उन क्वेश्चंस के मैंने शेयर किए थे और दूसरा MCQs मैंने आपसे कहे थे कि आप लोगों ने वो करने। एक्चुअली इस पे स्ट्रेस इसलिए ज़्यादा है कि IS 16 जो है उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आगे हमने रीयूज़ करने हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्टे करूँगा। आज की क्लास में भी कुछ 15-20 मिनट हम इस पे लगाएंगे बिफोर मूविंग टूवर्ड्स दी IS 23, ताकि IS 16 के कोई कॉन्सेप्ट्स जो है वो अनआंसर्ड ना रह जाएं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हमें यहाँ पे डिस्कस कर लेने चाहिए। जी तो एनी क्वेश्चन फ्रॉम दोस्त 32 MCQs जो आप लोगों ने किए, कोई इसमें आपने क्यूरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स के मैसेज बॉक्स में कुछ आए हुए हैं, कुछ का कोई माइक का इशू है। MCQ नंबर 26 और 27 बता रहे हैं, बाकी लोग उससे पहले सारे MCQ सबके क्लियर है? सर मेरा क्वेश्चन है सर। जी जी सर जब हम एसेट को डिस्पोज करते हैं सर उसका जो रिटेन अर्निंग जो सरप्लस होता है सर उसको हम रिटेन अर्निंग पर ट्रांसफर कर देते हैं। जी जी। सर जब लॉस होता है तो सर तब क्या करते हैं सर, उसकी ट्रीटमेंट सर वो मतलब मुझे क्लियर नहीं है सर। किसको लॉस होगा यानी सर एट द टाइम ऑफ डिस्पोज। हाँ जी सर, एट द टाइम ऑफ डिस्पोज सर। देखिए दो किस्म के गेन है, दो किस्म के गेन है। जो डिस्पोजल के टाइम पे गेन और लॉस है ना, वो तो एक सेपरेट ट्रीटमेंट है ना उसका, वो तो आप रिकॉर्ड करोगे विद रिस्पेक्ट टू दी कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड, यानी कैरिंग अमाउंट से प्रोसीड को आप कंपेयर करते हो ना, तो वो गेन और लॉस निकलेगा, ठीक है। ये गेन और लॉस तो नॉर्मली रिकॉर्ड होगा जिस तरीके से आप करते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा अगर इस एसेट से रिलेटेड कोई सरप्लस पड़ा हुआ था और ये एसेट अब डिस्पोज ऑफ हो गया है, तो फिर वो जो सरप्लस था वो आप रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि आप एसेट जब सब्जेक्ट मैटर नहीं रहा तो फिर उसके अगेंस्ट जो है वो आप उस सरप्लस को नहीं रख सकते बुक्स के अंदर। ठीक है। और जी सर, ये क्वेश्चन नंबर 12 है सर। जी क्वेश्चन नंबर 12। ओके, 12 में क्या है जी? सर ये इसमें कहते हैं कि कैरिंग वैल्यू 1,45,000, ठीक है सर। ठीक है। और ये वैल्यूड हो गया 2,91,000 को। ये कल तो ठीक है किया था हमने, ये कल तो किया था।
जी सर, ये इसमें कंसेप्ट डिस्कस हाँ करना था। जी जी, इसमें तो आप बताएं, पूछें। जी, इसमें सर इंक्रीज जो आ गया वो 1,40,000 रुपये आ गया, ठीक है सर। जी जी और इसमें एसेट जो डेबिट होता है तो वो सिर्फ होता है सर 75,000 से मेरे ख्याल में, हम्म ठीक है। तो हम्म जो नेट कैरिंग वैल्यू थी 1,45,000 प्लस 75, तो इसके अमाउंट तो सर 2,91,000 तक नहीं पहुंचती। तो इसको जरा सर वो कंफ्यूज तो काइंडली कंसेप्ट समझा दें। देखें, अगर ये यहाँ पे ना आप कुछ भी ना करें, आप सिंपल ना एक चीज ड्राफ्ट कर लें। आप ये ड्राफ्ट करें कि बिफोर और आफ्टर, ठीक है, बिफोर और आफ्टर कैरिंग वैल्यू कंप्यूट कर लें, ठीक है। तो कैरिंग वैल्यू का यानी कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो अगर आप बिफोर में जाते हैं तो बिफोर के अंदर जो कॉस्ट है, क्योंकि अभी तो उसकी कॉस्टिंग 2,16,000 है, ठीक है, 2,16,000 ऐसे है जी। और आफ्टर ये इंक्रीज कितने से हुई है जी? 75 से रिपीट किया है ना आपने इसको, जी जी तो इंक्रीज करें, 2,16 में ऐड करें 75, ठीक है सर, वो तो 291 आ जाता है। 291 आ गया, ठीक है। एक्यूमुलेटेड यहाँ पे कितना था जी? 71,000। 71,000। और यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ जीरो हो गया ना। जी जी कैरिंग वैल्यू निकालें, यहाँ कितनी है? 140, 145। यहाँ कितनी है? यहाँ कितनी है? 290। तो ऑब्जेक्टिव तो पूरा हो गया ना आपका, जो आपने करना था। आपने करना ये था कि मैंने क्या बताया था, अब मैंने पॉइंट क्या लिखवाया था आपको कि आफ्टर रिकॉर्डिंग रिवैल्यूएशन कैरिंग वैल्यू मस्ट इक्वल फेयर वैल्यू, ठीक है। और देखें, कैरिंग वैल्यू और फेयर वैल्यू में डिफरेंस होता है तो रिवैल्यूएशन की जाती है ना। अगर रिवैल्यूएशन करने के बाद भी इन दोनों में कोई डिफरेंस रहेगा तो रिवैल्यूएशन का तो फायदा नहीं ना हुआ आपको। तो ये पॉइंट है, ये देखें, ये इसी वजह से ये आपने एंट्री की है। और एक्चुअली बात ये होती है कि जब एक्यूमुलेटेड को हम डेबिट कर रहे होते हैं ना, तो एक्चुअली हम एसेट की कैरिंग वैल्यू को इंक्रीज कर रहे होते हैं, ठीक है ना। एसेट की कैरिंग वैल्यू को इंक्रीज कर रहे होते हैं। सर ये 24 भी जरा डिस्कस कर लेंगे। जी जी, बताइए क्या क्वेश्चन कर रहे थे आप? सर ये 24 में जो कहते हैं कि if an asset increase in value, the increase is noted as an increase in the revaluation surplus in the statement of financial position and other comprehensive income। तो सर ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में किस हेड के अंडर आएगा, और ये अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम में कहाँ पे आएगा सर? हाँ, तो ये होगा ना, अदर जिस साल आप रिवैल्यू करोगे ना, उस साल ये जो सरप्लस है ना, ये स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में भी रिपोर्ट होगा, ठीक है। और बैलेंस शीट में इक्विटी आइटम में भी रिपोर्ट होगा, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से ही तो वैल्यूज ट्रांसफर होके जाती है ना स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, जी ठीक है। हाँ जी, इसके बाद एक मैसेज आया है स्टूडेंट का, 26 और 27 को उन्होंने डिस्कस करने को कहा है। तो 26 के अंदर वो कह रहे हैं कि एंटिटी एज अ पॉलिसी ऑफ रिवैल्यूइंग इज पीपीई एंड एसेट कॉस्ट ₹5 million on 1st January 2020 and has a useful life of 5 years and is depreciated on a straight line basis to zero residual value. The value of the asset as at December 31 was 3.8 million, ठीक है। The fall in value to be accounted for as follows, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने देखना ये है कि यहाँ पे आपका जो एसेट है उसकी वैल्यू में तब कमी, वो पहले से बता रहे हैं कि कमी हुई है,
ठीक है, इसमें पूछना आपने क्या है, ये कैलकुलेट कैसे हुई है जी, इन्होंने सवाल किया था। अच्छा, इसमें देखें जब आपने इसमें टाइमिंग का आपने ख्याल रखना, चले मैं सॉल्व करवाता हूँ इसको। इसमें 1 जनवरी 2020 को 5 मिलियन थी, ठीक है। इसको बल्कि सॉल्व करने के लिए ना मैं एक्सेल में ले जाता ताकि वहां पे जाके सॉल्व इजीली हो जाए। यहाँ पे बाज़ औक़ात कैलकुलेशन नहीं होती है। ओके जी, ये एक्सेल में इसको ले आया हूँ। यहाँ पे देखिएगा कि अब इसको इसकी हम कैलकुलेशंस करते हैं। किससे ये सॉल्व हो गया है, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है बाकी स्टूडेंट में? इससे मेरे से तो नहीं होगा। यस सर, सॉल्व हो गया 5। सर हो गया सॉल्व। जी जी बिल्कुल ठीक है, वो तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा चलें इसको सॉल्व करते हैं। इसका इसमें वैसे देख रहे हैं कि वो 5 मिलियन है 1 जनवरी 2020 को, और यूजफुल लाइफ 5 इयर्स है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपकी 1 मिलियन एनुअल डेप्रिसिएशन होगा, ठीक है जी। जब 1 साल का डेप्रिसिएशन 1 मिलियन है और 1 साल के बाद ही आप उसको रिवैल्यू कर रहे हो, 3.8 मिलियन पे कर रहे हो, तो 1 साल के बाद जो कैरिंग वैल्यू है वो होगी 4 मिलियन। 4 मिलियन, और 1 साल के बाद जो फेयर वैल्यू 3.8 मिलियन है। इसका मतलब ये है कि आपको लॉस हो रहा है 2 लाख रुपए का, ठीक है। तो 2 लाख रुपए का जो लॉस है वो आप रिकॉर्ड करेंगे किस तरीके से? डेप्रिसिएशन ऑफ 1 मिलियन एंड फॉल इन वैल्यू बोथ टू रिजर्व्स। नहीं, ये गलत है क्योंकि डेप्रिसिएशन, हाँ हाँ मैं इसको जरा डिस्कस कर रहा हूँ ना कि ऑप्शन ठीक कैसे हो सकता है। ये ऑप्शन गलत इसलिए है, देखें आपको सही ऑप्शन का पता होना चाहिए, ये भी जरूरी है, और ये भी पता होना चाहिए कि ऑप्शन गलत क्यों है, उसमें क्या चीज ऐसी है जो ऑप्शन को गलत कर रही है, ठीक है। ये चीज भी आपने अंदर डेवलप करनी है। तो इसमें दोनों रिजर्व में नहीं जाएंगे, ये तो प्रॉफिट लॉस में जाएगा, और ये गलत है। कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व जो डायरेक्ट इक्विटी में ट्रांसफर होते हैं, ऐसा नहीं होगा, ये नहीं है। बी में क्या है, ₹1 मिलियन टू इनकम स्टेटमेंट, ये ठीक है ये पॉइंट, लेकिन फॉल इन वैल्यू इग्नोर नहीं करेंगे जी, ये भी गलत है, ठीक है, ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक है। सी में डेप्रिसिएशन 1 मिलियन टू इनकम स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट लॉस में, और फॉल इन वैल्यू टू रिजर्व, नहीं रिजर्व में नहीं है, वो भी हम प्रॉफिट लॉस में ही चार्ज करते हैं, तो ये भी गलत हो गया। दोनों डेप्रिसिएशन और जो फॉल इन वैल्यू है दोनों प्रॉफिट लॉस में चार्ज होंगे, ये ऑप्शन ठीक है, डी इज करेक्ट। सर ये 2 लाख का लॉस जी सर 25 MCQ इससे ऊपर वाला। अच्छा इससे ऊपर वाला, ये सर ये 2 लाख का लॉस 2 लाख का लॉस जो है ना वो हम प्रॉफिट लॉस में डायरेक्टली बुक करते हैं, हम उसको रिजर्व्स के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं करते। हाँ अगर उसके अगेंस्ट पीछे कोई रिजर्व पड़ा होगा तो फिर उसको एडजस्ट करते हैं, लेकिन जनरली ट्रीटमेंट ये है कि जब भी 2 लाख या कोई लॉस आएगा तो वो हम प्रॉफिट लॉस यानी सिंपल इनकम स्टेटमेंट के अंदर चार्ज करते हैं एज एन एक्सपेंस, डायरेक्टली चार्ज कर देंगे, ठीक है। हाँ जी। और सर डेप्रिसिएशन किधर चार्ज करते हैं इनकम स्टेटमेंट में एज अ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस? डेप्रिसिएशन तो एक्सपेंस है ना जी, वो तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर आएगा। जी सर ठीक है। ठीक है, देखें किसी चीज को इनकम स्टेटमेंट में चार्ज करने का मतलब ये होता है कि इनकम स्टेटमेंट में उसको रिपोर्ट करना, ठीक है जी। 25 कोई स्टूडेंट कह रहा था अभी 25, 25 में देख लेते हैं क्या है जी। 25 में which of the following is not a valid reason for reporting non-current asset at revaluation amount rather than cost? अच्छा ये नॉट है जी, ये याद रखना, ये नॉट की बात हो रही है। अच्छा, टू प्रिवेंट लॉन्ग लाइफ एसेट फ्रॉम बीइंग रिपोर्टेड आउट ऑफ डेट, ये तो बिल्कुल वैलिड रीजन है जी, ये तो ऑप्शन कभी भी ठीक नहीं हो सकता, ये वैलिड रीजन है क्योंकि हमने नॉट वाले को आइडेंटिफाई करना है। टू कीप ऑनर्स एंड बिजनेस बेटर इन्फॉर्म, ये भी वैलिड रीजन है, जैसा ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है।
टू रिपोर्ट परफॉर्मेंस करेक्टली बाय मैचिंग अर्निंग विद प्रॉपर कॉस्ट ऑफ एसेट यूज, बिल्कुल ठीक है जी, ये भी एक वैलिड रीजन होता है, क्योंकि आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो होता है वो फिर अकॉर्डिंगली चार्ज कर रहे होते हो, और वो मैचिंग की एप्लीकेशन है। टू अवॉइड पेइंग हायर टैक्सेस, यस ये ऑप्शन करेक्ट है। उसका रीजन ये है कि टैक्सेशन के अंदर डेप्रिसिएशन और रीवैल्यूएशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। टैक्सेशन के अपने लॉज हैं, टैक्सेशन जो एफबीआर के रूल्स हैं या टैक्सेशन के जो लेजिस्लेशन हैं वो आईएफआरएस के लॉज के मुताबिक नहीं चलते, उनके अपने रूल्स होते हैं। लिहाजा आप चाहे आप प्लांट एसेट की वैल्यू डबल कर दें, इसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं होगा कि आप अपनी बुक्स के अंदर प्लांट की वैल्यू बढ़ा लें, उससे आप टैक्सेस को बचा सकते हैं, बिल्कुल नहीं। टैक्सेस ने अपने हिसाब से उसको डेप्रिशिएट करना है, वो इंशाल्लाह डिटेल से हमने IAS 12 में पढ़ना है इंशाल्लाह जी। 27 को देख लेते हैं जी, ये कोई स्टूडेंट पूछ रहे थे। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अकमल लिमिटेड हैज द फॉलोइंग इंक्रीज इन रिजर्व्स, ठीक है, रिजर्व्स में इजाफा हुआ है, जैसे 5 मिलियन में रिवैल्यूएशन रिजर्व ऑफ फ्री होल्ड प्रेमिसेस में इजाफा हुआ है, 10 मिलियन का प्रीमियम में इजाफा हुआ है, और 5 मिलियन का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट रिटेन में इजाफा हुआ है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्रीज इन कैपिटल रिजर्व, तो मैंने आपसे कहा था कि जो शेयर ये रिवैल्यूएशन रिजर्व है ये एक कैपिटल रिजर्व है, और शेयर प्रीमियम भी एक कैपिटल रिजर्व है। तो यहाँ पे ये पहले दो जो है वो ये ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। जो इसमें देखें दो किस्म के रिजर्व होते हैं, याद रखिएगा, ये लिख लें अपने पास। रिजर्व्स की दो कैटेगरीज हैं, एक कहलाते हैं कैपिटल रिजर्व्स, ये मैंने शुरू में वैसे पढ़ाया था लेकिन चलें कोई बात नहीं। एक कहलाते हैं रेवेन्यू रिजर्व्स और एक कहलाते हैं कैपिटल रिजर्व्स। जी को बताएगा इसमें डिफरेंस क्या होता है? सर जो रूटीन वाइज बिजनेस है, यानी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ जो बिजनेस है बिजनेस का, उसे जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसे हम कहेंगे रेवेन्यू रिजर्व। और जैसे हम कोई चीज सेल करते हैं, परचेज करते हैं, कैपिटल हमारा एसेट में जैसे रीवैल्यूएशन कर रहे हैं हम, शेयर प्रीमियम हमारा इंक्रीज हो रहा है, इसे हम कहेंगे कैपिटल रिजर्व। नहीं, ये इसकी डेफिनेशन नहीं है। और कोई? ये रेवेन्यू हमारा जनरल सेल से क्रिएट हो रहा है, और कैपिटल जो होता है ओनर्स इक्विटी होती है जो है हमारे पास आई है। नहीं, दोनों ऑनर इक्विटी होती हैं भाई, दोनों ऑनर इक्विटी होती हैं, चाहे वो रेवेन्यू रिजर्व हो चाहे वो कैपिटल रिजर्व, दोनों शेयर होल्डर इक्विटी का पार्ट होते हैं। एक और इससे पहले मैं जाता हूं, शेयर होल्डर इक्विटी कंसिस्ट ऑफ, ये चीजें आप नोट करें प्लीज, कंसिस्ट ऑफ शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स, ठीक है जी, ये पहला पॉइंट हो गया। और दूसरे पॉइंट में आप लिखिएगा कि रिजर्व्स आर ऑफ टू टाइप्स, रेवेन्यू रिजर्व्स एंड कैपिटल रिजर्व्स। अब आप सुनिएगा कि इसमें डिस्टिंक्शन क्या है। अगर तो वो रिजर्व शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल है तो वो रेवेन्यू रिजर्व है, लेकिन अगर वो रिजर्व डिविडेंड के लिए अवेलेबल नहीं है तो वो कैपिटल रिजर्व है, ठीक है। तो रिजर्व को रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व की जो डिस्टिंक्शन का क्राइटेरिया है वो डिस्ट्रीब्यूटेबिलिटी ऑफ डिविडेंड है, ठीक है, या अवेलेबिलिटी ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर वो रिजर्व शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अवेलेबल है तो वो रेवेन्यू रिजर्व है, और अगर वो रिजर्व शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल नहीं है तो वो कैपिटल रिजर्व है। ये इसका क्राइटेरिया है। सर ये रीवैल्यूएशन ऑफ हम एसेट जो करते हैं, इस पे जो हमारा जो नहीं कि अपवर्ड जो होता है रीवैल्यूएशन, जी जी, वो उसको हम अनरियलाइज रिजर्व कहते हैं, यानी कि वो भी कैपिटल नहीं आएगा। अच्छा, तो ये इसकी एंगेज जो हमारी जो इंक्रीमेंटल जो डेप्रिसिएशन, तो मैंने टिक लगाया हुआ है ना जी, ठीक, ये देखिए, यानी कि ये हमारा हमेशा यानी कि हमेशा हमारे लिए कैपिटल रिजर्व ही है अपवर्ड, ठीक है। लेकिन जब आप इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन से उस अब आप करते क्या हो? जी सर, जी क्लास, जी सर, क्लास, जी सर,
जी सर। हेलो। व्हेन यू ट्रांसफर सर का नेटवर्क में डिस्ट्रॉय हो गया ना। जी क्लास वो नेटवर्क की वजह से ब्रेक हो गया था। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर आ रही। सर आ रही। जी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि अगर कोई रिजर्व यानी कोई अमाउंट जो है वो आप सरप्लस से निकाल के रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करते हो ना, इंक्रीमेंटल के अमाउंट से, तो वो एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं, यू आर मेकिंग ए कैपिटल रिजर्व इनटू रेवेन्यू रिजर्व। ठीक है, यू आर ट्रांसफरिंग रेवेन्यू रिजर्व, सॉरी कैपिटल रिजर्व इनटू रेवेन्यू रिजर्व। अच्छा, इसकी एग्जांपल जरा सुन लें। कैपिटल रिजर्व की एग्जांपल्स ये ऊपर कुछ दी हुई हैं, जैसे सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन है, ये एग्जांपल है। इसके अलावा शेयर प्रीमियम एक कैपिटल रिजर्व है, क्योंकि इससे हम डिविडेंड पे नहीं कर सकते। इसके अलावा कोई स्पेसिफिक रिजर्व्स अगर क्रिएट किए होते हैं कंपनी ने डिफरेंट वर्किंग्स के लिए, तो वो भी होते हैं। रेवेन्यू रिजर्व हमारा एक ही होता है, इसको हम रिटेन अर्निंग कहते हैं, रिटेन अर्निंग्स। ठीक है जी, क्योंकि ये भी तो रिजर्व होता है ना आपका। रिजर्व मींस कि वो चीज जो आपने अपने पास रिटेन रखी हुई है। जी क्लियर है जी यहाँ तक? सर एक बात बस पूछनी है आपसे। जी। अच्छा, ये 25 मिलियन फ्रॉम ट्रेडिंग प्रॉफिट रिटेन्ड, तो सर ये जो प्रॉफिट रिटेन्ड किया जाता है तो इसको इसका फिर क्या ट्रीटमेंट किया होगा इस क्वेश्चन में? ये रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर किया होगा ना। तो सर वो भी तो फिर कैपिटल रिजर्व, अच्छा वो रेवेन्यू रिजर्व इंक्रीज कर रहा है। ओके सर। सर वो जो हम इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन जो है उसको फिर हम क्या करते हैं, जो कहते हैं जो कंपनसेट करने के लिए शेयर। मैंने वही तो समझाया है कि आप कैपिटल रिजर्व को रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करते हो तो आप उसको रेवेन्यू रिजर्व बना रहे होते हो ना। आप उसमें से अमाउंट निकाल के रेवेन्यू रिजर्व में कर रहे हैं, फिर आप उसे डिविडेंड दे सकते हो। आप डायरेक्टली सरप्लस से डिविडेंड नहीं दे सकते। अगर आपने सरप्लस से डिविडेंड देना है तो पहले आप उसको रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करते हो इंक्रीमेंटल के अमाउंट से, फिर आप उसमें से डिविडेंड पे करते हो। ठीक है, ठीक हो गया सर। जी जी, और कोई सवाल इसके अलावा? ये 24 अगर आप बता रहे थे सर 24 का 24 सर रिवर्स गियर लगा रहे हैं आप लोग, पहले आगे चले गए, चलें बारह
24 में एन एसेट इंक्रीज इन वैल्यू, द इंक्रीज इज नोटेड एज। हाँ तो ये तो बड़ा सिंपल है यार, इसमें C is correct. Yes, C is correct. An increase in C. An increase in revenue जो surplus है वो SOFP में जाएगा और other comprehensive income में SOCI में जाएगा। ठीक है सर 28 एंड 29 डिस्कस करने हैं। सर वैसे अगर वो खाली एक ही चीज एक्सप्लेन कर देता अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर, तो आज जारी बात है इसके बाद एंट्री ने SOFP के अंदर जाना है, लेकिन वो है नहीं ना इसके अंदर, मैं डलवा दूंगा नेक्स्ट टाइम। तो सी नीचे है, तो सी ये डी तो है नहीं, वो दोनों ट्रीटमेंट नहीं है ना, उसने दोनों, उससे बेटर ऑप्शन C वाला है, उसमें इनकम्प्लीट चीज है। देखो जब दो चीजों के अंदर आपको सिमिलरिटी लगेगी ना, तो उसमें जो बेटर होगा ना वो आप सेलेक्ट करते हो। बेटर C है, और वो अदर प्रॉफिट तो है ही नहीं ना जी हमाद अली। लेकिन आ तो रहा है ना, अदर इनकम के अंदर ही आ रहा है ना, अदर प्रॉफिट नहीं आ, लेकिन अदर इनकम के अंदर तो आ रहा है। अदर नहीं है, वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, वो अदर प्रॉफिट नहीं है, वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर आ रहा है। जी जी, लेकिन एज एन अदर प्रॉफिट नहीं आ रहा ना, वो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आ रहा है। 29 The financial statements of S Limited for the most recent year indicated the following: a bonus issue of shares. What is bonus issue? सर जिस कोई भी रिजर्व पड़े होते हैं तो हम सर जो एग्जिस्टिंग में बोनस सर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नहीं, बोनस इशू होता है, बोनस कहते हैं फ्री शेयर्स को, फ्री शेयर्स विदाउट एनी रिसीट ऑफ कैश, रिसीट ऑफ कैश, आपने लोगों को फ्री शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अच्छा, ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट रिटेन टू रिटेन अर्निंग्स, ठीक है, इसमें भी अच्छा ये पूछ क्या है कि द विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व इन मूवमेंट ऑफ कैश। ठीक है, ये तो पहला तो नहीं है जी, क्योंकि पहले में तो वैसे ही फ्री आ गया ना, तो पहला तो वैसे ही खत्म हो गया। उसके बाद द ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट रिटेन इन रिटेन अर्निंग, इससे भी आप अगर आपने इनकम समरी को डेबिट किया है और रिटेन अर्निंग को क्रेडिट किया है, तो कैश तो नहीं इंक्रीज किया ना आपने, तो इससे भी कोई कैश की मूवमेंट नहीं आएगी। आप क्या एंट्री पास करते हैं क्लोजिंग में? मैंने आपको अभी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रिवीजन करवाया है, उसमें मैंने क्लोजिंग एंट्री क्या करवाई है कि इनकम समरी डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट, तो उसमें कोई कैश की मूवमेंट नहीं है, तो ये भी नहीं है। इंक्रीज इन रिवॉल्यूशन रिजर्व ड्यू टू नॉन करंट एसेट, इसमें भी कोई मूवमेंट नहीं आती। ठीक है, यस, राइट इशू के अंदर ये होता है कि राइट इशू के अंदर हम जो राइट इशू होता है क्या है, किसको पता है व्हाट इज राइट इशू? यस सर, सर शेयर इशू करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैश, मतलब जिस तरह हमने बोनस शेयर किए। जी जी, बेसिकली राइट इशू का की डेफिनेशन है इशू ऑफ शेयर्स to existing shareholders with some discount। ठीक है, हम उसे कुछ डिस्काउंट दे देते हैं, लेकिन कैश तो बहरहाल रिसीव होता है ना, तो इसमें चौथा ठीक है जी, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट। 31 का ऑप्शन सही आंसर नहीं आ रहा था, वो तो देखिए। कोई बात नहीं, आ जाता है। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है तो इजी लग रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों। बस सर वो इंक्रीमेंटल, सर ये कर लिया जी, आपने माशाल्लाह कर लिया, वेरी गुड, वेल डन। बेसिकली इसमें आपने करना है, मैंने भी कर ली थी, लेकिन इसका आंसर नहीं आ रहा, पता नहीं, ये जरा बता दीजिए। कोई बात नहीं, यही इसीलिए तो आप क्लास में बैठे, वरना तो आप घर पर थे। वो पहले सर मेरा माइक म्यूट था, इस वजह से वो शायद कोई बात। अच्छा, 2 मिलियन का अपवर्ड डिवैल्यू हुआ है, ठीक है, और एक प्रॉपर्टी थी जो 10 मिलियन की आ रही है। अच्छा, अब मुझे बताएं जरा, 10 मिलियन की प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, और
वो 5 साल पहले आपने परचेज की थी, तो पर ईयर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा? 5 लाख 5 लाख आता है। 5 लाख, और 5 सालों कितना हो जाएगा? 25 लाख 25 लाख। यानी अगर मैं कहूं कि 10 में से मैं 2.5 माइनस कर दूं तो ये सही है? 7.5 और इसमें मैं ऐड कर दूं 2 को, 9.5। ये 2 ऐड हो गया ना? 2 क्यों ऐड हुआ? कि अपवर्ड हुआ है ना? जी जी। ठीक है, इस पूरे को मैं डिवाइड कर दूं, अगर रिमेनिंग लाइफ कितनी है बेटा? बाकी रिमेनिंग 15 बचेगी। 15 ईयर करो डिवाइड इसको। 15 6,33,333 यानी कि 6.33 आ जाएगा। हाँ 6.33। तो पहले कितना डेप्रिसिएशन था? 5 लाख। और अब कितना है? 6.33। इंक्रीमेंटल कितना है? 1.33। जी, तो बी, यस, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके सर, ओके ठीक है, गुड, थैंक यू जी। और कोई सवाल इसके अलावा? सर 32 की एंट्रीज करवाएं। अच्छा जी, एन IT इक्विपमेंट बीइंग कैरीड एट रीवैल्यूएशन, ठीक है, और जो उसका बैलेंस है वो 50,000 है। ड्यूरिंग द ईयर इट रिड्यूस द वैल्यू टू टेक्निकल ऑब्सोलेसेंस, इट हैज 70,000 डिक्रीज इन वैल्यू। या सिंपल तो है, इसमें क्या मसला है? 50,000 बैलेंस पड़ा हुआ है, 70,000 का डिक्रीज है, तो 20,000 का डिक्रीज प्रॉफिट लॉस में जाएगा। बाकी जो सरप्लस को यूज करेंगे, इसकी एंट्री पास होगी। एंट्री जरा नोट करें, मैं एंट्री करवा रहा हूं आपको। इसकी एंट्री होगी लॉस डेबिट 20,000 से, सरप्लस डेबिट 50,000 से, और एसेट क्रेडिट 70,000 से। जी, ये ऑप्शन किस में ये ठीक आ रहा है? आई थिंक ए बी, नहीं, ये ए इज करेक्ट। यस यस, ए इज करेक्ट। ए में ये एंट्री मैच कर रही है ना? ठीक है जी। सर जी जी सर 31 वाला रिपीट कर दें, वो थोड़ा सा उसमें भी कंफ्यूजन है। देखें, उसमें आपका, मुझे पहले ये बताएं कि इस वक्त करंट डेप्रिसिएशन चार्ज कितना है? एग्जिस्टिंग डेप्रिसिएशन है कितना? एग्जिस्टिंग डेप्रिसिएशन वो आएगा जी, 10 मिलियन को डिवाइड करेंगे 20 से, कितना आएगा? 0.5। ये मिलियन है, ठीक है जी। ये बात समझ में आ गई? यस सर। आगे इसके मिलियन में लिखने ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, ये आ गई। अच्छा, अब आपके पास जो रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन है वो कैसे निकालेंगे आप? वो रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे कि आपके पास जो एसेट है वो रिवैल्यू हुआ है अपवर्ड 2 मिलियन से। तो पहले आप क्या करेंगे? पहले जो 10 मिलियन की, उसमें से 5 सालों का 2.5 मिलियन माइनस करेंगे। ये किया था ना, 5 साल हो गए ना, 5 साल पहले आपने 10 मिलियन का लिया था, अब 5 साल गुजर चुके हैं, ठीक है। ये कितना हो गया? 7.5। इसमें ऐड करेंगे 2 मिलियन, क्योंकि 2 मिलियन अपवर्ड है, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे, इस पूरी वैल्यू को, इस पूरी वैल्यू को डिवाइड करेंगे बेटा 15 पे, क्योंकि 5 साल गुजर चुके हैं। तो क्या आंसर आएगा बताइए? 133 जी, 0. जी, आपके पास मोबाइल फोन नहीं होना चाहिए, कैलकुलेटर होना चाहिए। अगर आपने इस क्लास से पूरा बेनिफिट लेना है तो मैंने आपको कुछ इंग्रेडिएंट बताए थे कि आप मोबाइल फोन का कैलकुलेटर कभी भी यूज नहीं करेंगे, ठीक है। आप अपने बस कैलकुलेटर, जी, 0.633। तो आप मुझे बताएं कि अभी रिवाइज डेप्रिसिएशन 0.633 है, ठीक है, और पिछला वाला कितना था? 0.5 मिलियन। कितना इंक्रीमेंटल है? 1.3 0.13 0.133। तो ये कौन सा ठीक ऑप्शन है? ओके सर, बी ऑप्शन, ठीक है। और आपने क्वेश्चन दिया था व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल दिए थे, आपने सोल्यूशन कर लिया होगा उसका माशाल्लाह। सर नहीं, वो 2040 तक हुआ है, 2016 के लिए टैली करना था ना, मैंने सोल्यूशन भी अपलोड किया तो करवा दो सर। वो हो गया था, लेकिन सर उसके प्रॉफिट एंड लॉस 750 आ रहा था, उधर 1500 लिखा हुआ था, तो नहीं, वो तो आ गया।
आपने वो सवाल नहीं सही पढ़ा, उसके अंदर लिखा हुआ था कि जो कंपनी की पॉलिसी है कि सरप्लस को रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करना है, तो 1 साल का आपने ट्रांसफर नहीं किया हुआ, वो पहले ट्रांसफर 750 ट्रांसफर करो ना पहले, डेप्रिसिएशन वाला वो जो प्रीवियस जो सर ये जो अभी आपने दिया था आज सर जो ग्रुप में आया हुआ था। जी जी, वो मैंने कल दिया था आपको, वो आज तो मैंने उसको रिमाइंडर दिया था, वो कल मैंने क्लास में दिया था। ठीक है, वो मैं ओपन भी कर लेता हूँ, उसका सोल्यूशन भी मैंने आपको शेयर कर दिया है। सर बाकी सही आ रहे थे 2016 तक भी सर, सरप्लस भी 21,000। जी ये देखिए, ये आपने, ये मैंने सोल्यूशन इसका दिया हुआ है। अगर आपने थोड़ा सा इस पे टाइम लगाया हो, वैसे कुछ लोगों ने लगाया है, तो इसमें तमाम का वर्किंग मैंने शो की हुई है, कैसी चीज कहाँ से कैलकुलेट की हुई है, जरा इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, ये हो जाएगा सॉल्व। किसी W4 में सही, ये डेप्रिसिएशन कैसे आई है? W4 में डेप्रिसिएशन कैसे आई है, ये लिखा हुआ है ना ऊपर, ये देखिए 2 साल की डेप्रिसिएशन है जी, ये 14 के बाद 16 है ना, भी तो है सर जी। ये कैसे 1200 ये कैसे निकाली? ये 36,000 है ना, ये 6 सालों का था ना, तो 2 साल गुजर गए ना, तो वो 12,000, 1 साल का 12,000 होता है ना, सॉरी 6,000 होता है ना, तो 2 साल का 12,000 हो जाएगा। 14 के बाद 15 मिसिंग है, आपने 15 में ये मैंने एंट्री पास भी की हुई, देखें ये देखें, एक मैंने एंट्री ये पास की हुई है, एक मैंने एंट्री ये पास की हुई है, ये दोनों को ऐड करेंगे ना, मैंने इसमें पूरी लाइफ की एंट्रीज पास कर दी हैं। अरे ये क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन आप डेबिट की हुई है, तो 61 आपसे 1000 से क्रेडिट कर रहे हो। किसकी बात कर रहे हैं, कहाँ? ये आपने जो किया है वर्किंग वन एंट्रीज के अंदर आप जो आपने की है यार, ये तो अब वो यार, ये तो अब मुझसे सवाल मैंने बड़ी दफा करवा दिया है, ये तो ठीक हो गया सर, ठीक हो गया सर। ये तो 750 है ना सर इंक्रीमेंटल जो है? हाँ जी 750 है, बिल्कुल सही। ये देखिए वही तो सर मैं पूछ रहा था, वर्किंग नंबर 2 में ये इंक्रीमेंटल निकाला हुआ मैंने, ओरिजिनल और रिवाइज। ओरिजिनल निकल, हाँ ओरिजिनल ये देखें, ये 6250 था और रिवाइज 7000 है। यस सर, ठीक है, ये आपने देखें, ये वाली एंट्री में मैंने इसको ट्रांसफर किया हुआ रिटेन अर्निंग में। अब देखें इस एंट्री, यहाँ से इस एंट्री में मैंने क्या किया हुआ है, एक कैपिटल रिजर्व को रेवेन्यू रिजर्व में ट्रांसफर किया हुआ है। ठीक है, ठीक हो गया। और कोई सवाल जी? ये बहुत अच्छा सवाल है जी, ये आपके एग्जाम, अगर आप एग्जाम के दिनों में इस सवाल की प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आपका सारा स्टैंडर्ड रिवाइज हो जाएगा। इसके अंदर उसने हर चीज टेस्ट कर ली तकरीबन स्टैंडर्ड की, अपवर्ड भी, डाउनवर्ड भी, इंक्रीमेंटल भी, वो आपका सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कर लें। ठीक है, और ये मैंने वहाँ पे शेयर फोल्डर में भी रख दी है पूरी फाइल, और इस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड क्वेश्चन, और ये एग्जाम क्वेश्चन है आपका, ये पास पेपर में से लिया गया ये सवाल, इस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आते थे एग्जाम में, और ये 6 नंबर का सवाल था जी, सिर्फ 6 मार्क्स का, जस्ट 6 मार्क्स। और आप देख लें कि आपको से किस लेवल की वर्किंग रिक्वायर्ड है। सिर्फ फिर इस तरह 1-2 क्वेश्चन और भी दे दें तो काफी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी मैंने आपको ना ये 32 सवाल दिए हैं, इसके अलावा मैंने आपको अभी बहुत सारे सवाल देने हैं। ठीक है, लेकिन मेरी मजबूरी सिर्फ ये है कि नॉन करंट एसेट्स के जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं वो तमाम आप करोगे तो वो सवाल सॉल्व होते हैं, क्योंकि उसके अंदर हाइब्रिड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो वो मैं क्वेश्चन मैंने आपके लिए बना के रखे हुए हैं वो, लेकिन मैं थोड़ा सा टाइम में दें। ये अभी आज हमारी 20 क्लासेस माशाल्लाह कंप्लीट हो गई हैं जी, 1/3 हो गया पूरा माशाल्लाह। हाँ जी, तो अब इंशाल्लाह 1-2 क्लासेस के बाद, हाँ जी 25 क्लासेस के बाद इंशाल्लाह हम नॉन करंट कंप्लीट कर लेंगे अपना। फिर मैं आपको जो क्वेश्चंस दूंगा वो उसमें पूरे सिनेरियोज होंगे, उसके अंदर तमाम स्टैंडर्ड्स आपस में भी मिक्सअप हुए होंगे, तो वो क्वेश्चंस आपके लिए ज्यादा प्रैक्टिस के लिए अच्छे होंगे इंशाल्लाह। मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ सवाल, जी उसके अंदर ही है, ये सर उसमें भी सर मिक्सअप में है कुछ क्वेश्चन जो है ना, ये सर आपको देखें अभी फिलहाल आपको जो मैं सवाल बता रहा हूँ ना, आपने वो करने हैं, क्योंकि अभी आपके कॉन्सेप्ट ना वो अभी बन रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं ऐसा ऐसा। ठीक है, नॉन करंट एसेट जब मैं पूरे करवा दूंगा ना सारे, तो फिर आप वो सवाल अटेम्प्ट कीजिए जाके जो पहले कैप्लन वाले हैं, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आपस में मिक्स भी हैं। ठीक है सर, वो मिक्स है काफी, वो जो है असल में ट्रिकी बहुत ज्यादा है। कोई बात, कोई ट्रिकी नहीं होते, वो सिर्फ हमारी एक अभी फिलहाल हम अपडेट नहीं है ना नॉलेज के ऊपर, हम नॉलेज अपडेट कर लेंगे, हमारे वो बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं।
सही Yes, sir, एंट्री ये बात सीक्वेंस से हमने फॉलो करनी पड़ती है जो आपने एंट्रीज की हैं, यानी कि फर्स्ट पहले में ये काउंट टू काउंट चलना है हमने इसके अंदर। क्या समझ में आया? ये मतलब ये कि ये जो सवाल एंट्री दोबारा आपने जो एंट्रीज की हुई करें। हैं, आपने एंट्रीज जो की हैं हर एवरी ईयर की, इसमें कोई सीक्वेंस हमने यानी कि अकाउंट टू काउंट चलना है, पहले इस अकाउंट को डेबिट करना है, किस तरह चलना है? नहीं नहीं नहीं, कोई सीक्वेंस नहीं है, आपने बस टाइम को देखना है यार। ये तो बुक कीपिंग मैटर्स है ना, हम तो रिपोर्टिंग पढ़ रहे हैं, हमने सिर्फ उसकी ट्रेल देखनी है कि हमने कॉन्सेप्ट निकालना है। अब यहाँ पे आपने सरप्लस को डेबिट बाद में किया हुआ है, अब ऊपर ले जाओ उसको। अब इसको ये आगे नीचे कर दूं? ये चीज नहीं, ये तो नहीं मैटर करती। ये चीज है कि अगर हम डेप्रिसिएशन पहले सरप्लस को ट्रांसफर कर दें, जैसे आपने ये किया वर्किंग जहाँ पे W2 लिखा हुआ है, अगर हम इसको पहले कर दें एंट्री और जो ऊपर इसके ऊपर एंट्री को बाद में कर दें, इस तरह मैं कुछ कह रहा था। नहीं, नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली देखें, ये जो सरप्लस की एंट्रीज है ना, ये स्पेशल एंट्रीज होती हैं, तो पहले रूटीन की एंट्रीज करें, फिर स्पेशल एंट्रीज करें। ठीक है, रूटीन की एंट्रीज पहले होती हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है, वो इफेक्ट तो आ जाएगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन बहरहाल रूटीन की एंट्रीज नॉर्मली पहले की जाती हैं। भाई डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो इंक्रीमेंटल का पता लगेगा ना, कितना इंक्रीमेंटल है। अब आपने डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं किया हुआ, तो इंक्रीमेंटल का अमाउंट कैसे निकालोगे? पहले चार्ज करोगे ना। हाँ ठीक है ना, इसीलिए वो पहले होगी एंट्री। ये सही सीक्वेंस है। मतलब आप ये एंट्री अगर पहले कर देते तो आपने मैट्रिक पहले कर लिया, इंटर बाद में किया, अब आपको पता ही नहीं था कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या है, वो आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ, तो इंक्रीमेंटल फिर आपने कैसे निकाल लिया? ठीक है, चलेंगे आगे। और कोई सवाल इसके अलावा? अच्छा, आगे चलने से पहले ना मैं आपको बता दूं, मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन दिए थे, वो आपने किसी ने मुझसे नहीं पूछे। एक सवाल था इसके अंदर, अब क्वेश्चन नंबर आई डोंट नो वो किधर गया सवाल। हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 5 एक्सचेंज ऑफ एसेट्स का, ये आप लोगों ने मुझसे नहीं टैली करवाया, लेकिन बहरहाल मैंने इसका सोल्यूशन भी डाल दिया इसके अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, और ये भी एक तरह से एग्जाम क्वेश्चन है। कर लिया होगा आप लोग, माशाल्लाह कर लेते हैं सवाल। किसी का सवाल नहीं आया इसका मतलब ये कि इसमें कोई इशू नहीं था। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आपको मैं शेयर फॉर्म में रखूंगा, वो सारे इंपॉर्टेंट है। कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो मैं आपको दूंगा ही नहीं आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा, इसमें कोई इशू हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, वैसे इशू इसमें होगा नहीं इंशाल्लाह। वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसके अलावा ये लास्ट क्वेश्चन है जो मैंने कल आपको डिस्पोजल का करवाया था, उसमें सिर्फ ये कॉन्सेप्ट ने याद रखना है, जो भी बिल्कुल क्लास के शुरू में एक स्टूडेंट ने सवाल किया था कि सर जो सरप्लस होता है वो फिर क्या करते हैं जब डिस्पोज ऑफ करते हैं एसेट को, तो हम क्या करेंगे, उसको फिर रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये भी एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 11, जो कि हम यहाँ पे देख रहे थे विद रिस्पेक्ट टू IAS 16। तो ये IAS 16 कॉम्प्रिहेंसिवली हमने कवर कर लिया यहाँ तक विद ऑल प्रैक्टिस MCQs जी। एनी क्वेश्चन फ्रॉम IAS 16? नाउ वी आर मूविंग टू IAS 23। सर ये डिस्क्लोजर रिवाइज कर लेते हैं। आपकी आज ना नेटवर्क का मुझे लग रहा है इशू, आपकी वॉइस नहीं सही आ रही। जी सर डिस्क्लोजर की बात एनी क्वेश्चन रिवाइज कर लें। नहीं, आपकी आवाज नहीं मेरे पास पहुंच रही। किसी और को अगर समझ आई तो बता दें क्या कह रहे हैं ये। नहीं सर, नहीं वो पता। कह रहे हैं डिस्क्लोजर को रिवाइज करने। जी दानिश क्या कह रहे हैं? सर वो कह रहे हैं डिस्क्लोजर को रिवाइज कर लें।
मुझे नहीं वो मैंने कल करवा दिए थे यार, वो उसके अंदर वो डिस्क्लोजर्स के एमसीक्यूज में ना मैंने मैक्सिमम कवर करवा दिए थे, वो जाके वो एमसीक्यू लीजिए। सर मेरे ख्याल सर का नेट ऑफ हो गया। जी क्लास देयर वाज अ नेटवर्क इशू, आई डोंट नो कि यहाँ पे अब क्या इशू है। जी आवाज आ रही मेरी क्लियर आपको? जी सर आ रही। यस सर। ओके अगर ओके मैं को होस्ट बन गया हूँ, ठीक है जी ओके। अब मैंने जरा दूसरा नेटवर्क चेंज किया है, दूसरे वाईफाई पे गया। ओके जी, अब हमारे पास जो नेक्स्ट इशू है IAS 23 में, कल हमने जनरल बोरिंग को डिस्कस कर लिया था। थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा दूं। IAS 23 का कॉन्सेप्ट ये है कि जो इंटरेस्ट कॉस्ट हम पे करते हैं किसी एसेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, क्वालिफाइंग एसेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उस एसेट की जो कॉस्ट होती है, जो इंटरेस्ट की कॉस्ट है, वो हम एसेट की कॉस्ट में ऐड करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हम वो अमाउंट कैलकुलेट कैसे करेंगे कि टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस जो आपने पे किया है उसमें से कितना इंटरेस्ट एक्सपेंस हम उसकी कॉस्ट में ऐड करेंगे। उसके लिए सवाल पूछा जाएगा कि ये जनरल बोरोइंग थी या स्पेसिफिक बोरोइंग थी। अगर तो ये जनरल बोरोइंग थी तो वो हमने कल डिस्कस किया था कि जो फर्स्ट हम वेटेड एवरेज बोरोइंग रेट कंप्यूट करेंगे और उसी वेटेड एवरेज बोरोइंग रेट की बुनियाद के ऊपर फिर हम जितना पैसा भी हमने यूज किया होगा उस पैसे को मल्टीप्लाई करके टाइम एडजस्टेड करके वो अमाउंट कैलकुलेट करें। कल हमने इसकी एग्जांपल भी की थी जिसमें 3 डिफरेंट हमें लोन दिए हुए थे और तीनों का प्रिंसिपल दिया हुआ था, तीनों का इंटरेस्ट दिया हुआ था। ठीक है, और ये हमने क्वेश्चंस कल तक कर लिया था। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को तो पूछ ले, जनरल बोरिंग में कोई सवाल किसी का है तो पूछ ले।
सर अगर एक्चुअल में हम इंटरेस्ट ज्यादा पे कर रहे हैं तो ऐसा वो पॉसिबल कौन ही सा नहीं है ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, एक्चुअली ज्यादा इंटरेस्ट पे कर सकते हैं ना, क्योंकि पूरा साल तो आपने कंस्ट्रक्शन नहीं ना की होगी, आपने 12 महीने पेमेंट की है, लेकिन 12 महीने कंस्ट्रक्शन तो नहीं ना की, 6 महीने कंस्ट्रक्शन की है, 7 महीने की है, तो आपने 12,000 पे किया है, लेकिन 7,000 रुपये आप कॉस्ट में ऐड कर देंगे, 5,000 का आप एक्सपेंस आउट कर लेंगे। ठीक है, यस सर। जी जी, और कोई सवाल जनरल बोरिंग में? सर इसमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बोरिंग दोनों आ जाती हैं, जो हम कैश वाइज लेते हैं? बेसिकली आप किसी प्लांट एसेट को बोरो बनाने के लिए शॉर्ट टर्म बोरिंग तो नहीं ना लेंगे, ये तो फाइनेंस के प्रिंसिपल्स की अगेंस्ट है। ठीक है, अगर आपने लेट सपोज 1 करोड़ रुपए का लोन लेना है, ठीक है, तो आप किसी शॉर्ट टर्म सोर्स से तो नहीं ना एक्वायर करेंगे उसको, नॉर्मली फिर आप लॉन्ग टर्म सोर्स से ही एक्वायर करेंगे। ठीक है, फाइनेंस का बेसिक प्रिंसिपल होता है मैच्योरिटी मैचिंग, ये आप पढ़ेंगे एसएफएम में जाके इंशाल्लाह स्टेज 6 में। मैच्योरिटी मैचिंग ये होती है कि आपने जो भी फाइनेंसिंग करनी है उसके अगेंस्ट जो एसेट आप कंस्ट्रक्ट करने लगे हो उसकी मैच्योरिटी मैच होनी चाहिए। अगर आप एसेट जो कंस्ट्रक्ट करने लगे हो वो एसेट की लाइफ 10 साल है, तो और आप जो लोन ले रहे हो या जो कंस्ट्रक्शन फाइनेंस कर रहे हो वो 6 महीने में अपने वापस करना है, तो आपने तो बेनिफिट उस एसेट से 10 साल में रिसीव करने हैं। ठीक है, तो आप 6 महीने में लोन वापस कैसे करोगे? तो ये कहलाता है मैच्योरिटी मिसमैच, जो कि एक फाइनेंशियल इशू है। ये लिक्विडिटी क्रंच क्रिएट कर देगा आपकी कंपनी के लिए। ठीक है, ठीक है सर। जी जी। स्पेसिफिक बोरोइंग, स्पेसिफिक बोरोइंग में ये होता है कि आपने जी 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 सर ये मैच्योरिटी मैचिंग को जरा एक दफा दोबारा मुझे बता देते हैं। बेसिकली ये एसएफएम का इशू है। कॉन्सेप्ट ये होता है यासीन साहब कि जब आप कोई फाइनेंसिंग करते हैं ना, तो आपने फाइनेंसिंग का सोर्स डिफाइन करना होता है, ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। तो आप देखते ये है कि इस फाइनेंसिंग से मैं कौन से एसेट्स बिल्ड करूंगा, क्योंकि उन एसेट्स से मिलने वाले कैश फ्लो से आपने इसकी डेट सर्विसिंग करनी होती है ना। ठीक है, अगर आपके वो जो एसेट्स का इनफ्लो है वो देर में आएगा तो आप डेट सर्विसिंग कैसे करोगे? आपने तो 6 महीने में लोन वापस करना है। ओके सर, ठीक है, आगे तो करंट रेशियो आपकी सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। जी जी, करंट रेशियो का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, क्योंकि आपका तो करंट लायबिलिटी तो आप एकदम शूट अप कर जाएंगी। ठीक है, वो तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो ये मैच्योरिटी मैचिंग है, ये फाइनेंस मैनेजर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये कुछ एरियाज में ना आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी पढ़ रहे होंगे, अगर आप वहाँ पहुँच गए हैं तो वहाँ भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह थोड़ा सा, लेकिन डिटेल इसकी जो डिटेल है वो आप स्टेज 6 में एसएफएम में जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जी थैंक यू। ओके ओके, अच्छा जी, स्पेसिफिक बोरोइंग के केस में ये होता है कि आप किसी पर्टिकुलर एसेट को एक पर्टिकुलर बोरोइंग से फाइनेंस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या करते हो आप? उस केस में आप ये करते हैं कि अमाउंट जो कैपिटलाइज करते हैं वो आप निकालते हैं, कैपिटलाइज्ड अमाउंट इज इक्वल टू एक्चुअल interest paid during construction minus investment income on temporary investment, income on temporary investment। जी, इसमें चूंकि आपने जो अमाउंट बोरो किया होता है वो स्पेसिफिक उस एसेट के लिए बोरो किया होता है, लिहाजा आप क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन पीरियड में जो भी इंटरेस्ट पे किया होता है और उस पीरियड में अगर आपने कोई पैसा जो कि अभी यूटिलाइज नहीं कर रहे उसे कहीं टेम्पररी इन्वेस्ट कर दिया है, तो उस इनकम को फिर आप माइनस कर देते हैं उस
अमाउंट से वो आप कैपिटलाइज करते हो। इसकी थोड़ी सी इलस्ट्रेशन देख लेते हैं हम कि ऑन जनवरी 1, 2019 A Limited borrowed rupees 1 million at 9% specifically to construct a building. The construction was started on February 1. Initially, not all funds were required. Therefore, rupees 3 lakh were invested for 3 months Jan to March। ठीक है। अच्छा, यहां पे एक और चीज लिख लें कि जो कंस्ट्रक्शन है, द कंस्ट्रक्शन वुड टेक 3 years। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, कैलकुलेट बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड एज ऑन दिसंबर 31, 2019। ठीक है जी। ये छोटा सा मैंने सिनेरियो बनाया है, इसमें देखिए आप कि 1 जनवरी 19 को आपने 1 मिलियन का लोन लिया है 9% पे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मिसिंग हो गई कि इन्वेस्टेड है किस पे किया है, ये एट द रेट ऑफ 5%। ये 5% पे आपने इसको इन्वेस्ट किया है। दोबारा देख लें कि ऑन जनवरी 1, 19 A Limited borrowed 1 million at 9% specifically to construct a building. The construction would take 3 years. It means कि ये एक qualifying asset है हमारा। The construction was started on 1st February. Initially, not all funds were required. Therefore, rupees 3 lakh were invested for 3 months, यानी जनवरी टू मार्च। अच्छा, अब आपने देखना ये है कि आपने पूरे साल में कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना है। ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन जो होती है वो कंस्ट्रक्शन पीरियड की होती है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्शन पीरियड। ठीक है, तो आपने इस पूरे साल में कितने महीने कंस्ट्रक्शन की है जी? 11 months। 11 मंथ्स की। तो यहाँ पे लिखे इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट कॉस्ट टू कैपिटलाइज, ये आ जाएगी 1 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 9% मल्टीप्लाई बाय 11/12। जी बता कितना आंसर आएगा? $82,500। 22,000 $82,000। 82,000। यस ओके, 82,500 ये आपका इंटरेस्ट कॉस्ट। इसमें से लेस करेंगे इंटरेस्ट इनकम अर्न ऑन टेम्पररी इन्वेस्टमेंट। देखिए होता ये है कि जब आप किसी पर्टिकुलर एसेट को कंस्ट्रक्ट करने की लोन लेते हैं तो फिर वो पैसा कहीं और किसी और कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल नहीं करते। तो उसका हल ये होता है कि आप देखें ना, सारा 1 मिलियन तो आपने इकट्ठा इस्तेमाल तो नहीं ना करना, कुछ पैसे आपके पास पड़े हुए होते हैं। तो फाइनेंस मैनेजर का बेसिक रोल ये होता है कि वो आइडल फंड को कहीं इन्वेस्ट कर दे, क्योंकि खाली कैश तो आपके लिए नॉन प्रोडक्टिव होता है ना, तो वो कहीं ना कहीं टेम्पररी तौर पर उसको इन्वेस्ट करता है। अब इन्वेस्ट करने के लिए वो शॉर्ट टर्म सोर्सेज ढूंढेगा कि 2-3 महीने के लिए कहीं इन्वेस्ट करे ताकि वहां से कोई इनकम आ जाए। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो आपने इन्वेस्टमेंट की है टेम्पररी, वो 5% पे की है 3 लाख रुपए की और 3 महीने के लिए की है।
लेकिन अब मसला ये है कि इसमें से 1 महीना वो है जो कंस्ट्रक्शन पीरियड से बाहर है। भाई देखिए ना, आपने जनवरी 1 को ही 3 लाख रुपए कहीं इन्वेस्ट कर दिए थे, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई फरवरी की, तो जो आपने इंटरेस्ट इनकम माइनस करनी है वो कंस्ट्रक्शन पीरियड के अंदर पीरियड की होनी चाहिए। यानी क्या कैसे करेंगे, 3 लाख का 5% मल्टीप्लाई बाय 2/12 करेंगे हम, क्योंकि 3 महीने का जो, मैं अभी इसका बताता हूं कि 1 मंथ का क्या करेंगे हम, वो भी बताता हूं आपको क्या करेंगे। लेकिन ये जो 3 महीने में से 2 महीने हम यहां से माइनस करेंगे। जी व्हाट इज द अमाउंट? 2500 सर, 2500 2500 हम यहां से माइनस कर देंगे। जी बेटा कितना आ गया ये? 80,000 नहीं 80,000 आ गया। तो 80,000 आप कैपिटलाइज करोगे, ये तो अमाउंट आ गया। अच्छा, अब आपका सवाल ये होगा कि सर पूरे साल में हमने 90,000 पे किए हैं, यही पे किए ना जी 90,000। तो अब आप देखें कि 90,000 में से जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग कितना बेटा? वो 7,500 है। एज इंटरेस्ट एक्सपेंस जी, जो रिमेनिंग 7,500 है वो इंटरेस्ट एक्सपेंस चला जाएगा। और यहां पे जो रिमेनिंग कितनी है जी, 1 मंथ की कितनी बन रही है इंटरेस्ट इनकम? सर 1250। हाँ, रिमेनिंग 1250 विल बी ट्रीटेड एज मिसकेलेनियस इनकम, ठीक है जी। ये तकरीबन अगर आप ये पूरी स्लाइड को समझ गए हैं तो ये पूरा IAS 23 आपके सामने है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है स्टैंडर्ड के अंदर। ये रिपीट कर दिया क्या रिमेनिंग 7,500 कैसे आया यार? 90,000 है ना पूरे साल का इंटरेस्ट। 1 मिलियन पे 9% कितना बनता है? तो 11 महीने का आपने कैपिटलाइज किया, तो 1 महीने का आपने क्या करना होगा? एक्सपेंस आउट करना होगा। ये 1 मंथ का है, ये 1 मंथ का है, ठीक है। हाँ, ये 1 मंथ का है और ये भी 1 मंथ का है। अच्छा, आपने किया क्यों है? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने माइनस करनी है ना वैल्यू, वो कंस्ट्रक्शन पीरियड के अंदर वाली इनकम होनी चाहिए। अगर कोई ऐसी इनकम है जो कंस्ट्रक्शन पीरियड के बाहर की है या उस पीरियड में कंस्ट्रक्शन रुकी हुई थी, तो चूंकि हमने उसके अगेंस्ट बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं किया, तो उसके अगेंस्ट इनकम को भी हम माइनस नहीं कर सकते, ठीक है जी। भाई देखिए ना, हमने यहाँ पे 7,500 माइनस नहीं ना किया हुआ, 7,500 भी तो हमने इग्नोर किया हुआ है, तो उसके अगेंस्ट जो इनकम होगी वो भी हमने कंस्ट्रक्शन पीरियड के बाहर वाली इग्नोर कर देनी है, ठीक है जी। सर ये 1250 कैसे है? ये बेटा 1 मंथ का है ना, आप 3 लाख का 5% लें और 1/12 कर लें इसको, ठीक है। ये पूरा स्क्रीनशॉट आपके अगर क्लियर हो गया है आपको, तो IAS 23 इज क्लियर फॉर यू। अब मैं आपको इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाता हूं, लेकिन इससे पहले मैं आपको ना जो हमारा बुकलेट है, क्योंकि जो हमारा ऑफिशियल स्टडी टेक्स्ट है वो हमें गो थ्रू होना चाहिए, वो हमारा सिलेबस है, मैं आपको वो गो थ्रू करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर कुछ डिस्क्लोजर्स भी हैं जो आपको जी। एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस स्लाइड? सर मेरा एक सवाल है। जी जी सर मैं ये पूछना चाहता था, जैसे कंपनी सर ह्यूज अमाउंट में सर लोन लेती हैं, तो बैंक सर सारा लोन सर कंपनीज को नहीं देते हैं, वो रख लेते हैं, जैसे जैसे आपको जरूरत पड़ती है आप लेते रहें सर। वो फिर बैंक उस पे सर चार्जेस वगैरह भी वो खुद ही काट लेते हैं, समटाइम वो डिपॉजिट चार्जेस होते हैं या कोई ट्रांसफर चार्जेस भी होते हैं। तो सर जो ट्रांसफर चार्जेस होते हैं, जो बैंक चार्जेस होते हैं, क्या वो भी हम कॉस्ट में ऐड करेंगे या वो से कुछ सेपरेट? वो इंटरेस्ट देखिए, वो तो प्रोसेसिंग चार्जेस है ना, वो इंटरेस्ट एक्सपेंस तो नहीं है, ठीक है। वो तो आप बैंक चार्जेस के नाम पे दे रहे हो, आप जो चीज आप बोरोइंग कॉस्ट में रिपोर्ट कर रहे हो ना, उसी को फिर आप कैपिटलाइज कर दो। अच्छा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे इसी सवाल से जहन में ये आई है कि ये क्यों रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि जी बोरोइंग कॉस्ट ये कैपिटलाइज करें, कंस्ट्रक्शन पीरियड कैपिटलाइज करें, क्योंकि कैपिटलाइज का मतलब होता है यू आर मेकिंग एसेट्स, यू आर बिल्डिंग एसेट्स।
जब आप एसेट्स बिल्ड कर रहे होते हो तो एसेट की डेफिनेशन ही यही है कि इट हैज पोटेंशियल फॉर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ठीक है जी। अब अगर आप एक ऐसी वैल्यू को कैपिटलाइज कर लोगे जिसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट ही कोई नहीं है, तो वो फिर एसेट बनने के काबिल भी नहीं होता। तो इसीलिए आईएएस जो होता है वो बड़ा स्ट्रिक्ट होता है एसेट बनाने पे, वरना और आईएएस बड़ा फैसिलिटेट करते हैं कि आप मैक्सिमम कॉस्ट को एक्सपेंस आउट कर दें। कैपिटलाइज करने की बात जहां पे भी होगी ना, वहां सख्तियां होंगी आईएएस के अंदर, वहां कंडीशंस होंगी। अभी मैंने आपको कंडीशंस डिस्कस नहीं की है इसके अंदर, मैं अभी आपको कंडीशन डिस्कस करता हूं। इसकी बहुत सख्त कंडीशंस हैं कैपिटलाइज करने की। अभी तो आपको मैंने कैलकुलेशन मैकेनिक्स बताए हैं सिर्फ, ठीक है। कैलकुलेशन सर एक मैकेनिक्स क्वेश्चन था सर। जी 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 सवाल। सर जिस तरह आपने अभी बात की है कि जो है कैपिटलाइज और जो है एक्सपेंस आउट करने की, इस तरह हम डेप्रिसिएशन को भी एज एक्सपेंस चार्ज करते हैं, लेकिन कोई एसेट है वो किसी एसेट को बनाने में मतलब वो कोई वर्किंग उसकी है बनाने के तहत, तो जो उस एसेट की डेप्रिसिएशन है क्या उसको भी हम एक्सपेंस आउट करेंगे? नहीं, ये आईएएस 16 में हमने पढ़ा था। ये मेरे ख्याल आपने वो क्लास हमारी मिस की है जिसमें बताया था अगर डेप्रिसिएशन इज एक्सपेंस्ड अनलेस इट इज ए पार्ट ऑफ ए कंस्ट्रक्शन। जैसे हमने कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और हमने मशीनरी यूज की है, उस मशीनरी की डेप्रिसिएशन हम एक्सपेंस आउट नहीं करते हैं, वो कॉस्ट में ऐड करते हैं। इस तरीके से हम अगर प्लांट है, ये आपने कॉस्ट अकाउंटिंग अगर आप पढ़ रहे हैं या मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो जो प्लांट का डेप्रिसिएशन होता है, जो मशीनरी का डेप्रिसिएशन होता है, वो हम प्रोडक्ट कॉस्ट ट्रीट करते हैं। ठीक है, उसको पीरियड कॉस्ट नहीं बनाते हैं। यहाँ पे बात हो रही है पीरियड कॉस्ट करने की। पीरियड कॉस्ट हम उन एक्सपेंसेस को करते हैं जो अपना बेनिफिट पूरा प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन अभी देखो ना, अभी आपने कंस्ट्रक्शन की है इन्वेंट्री की, अभी आपने बेनिफिट तो रिसीव किया ही नहीं है। हाँ, वो डेप्रिसिएशन जब प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा ना, तो वो भी एक्सपेंस में कन्वर्ट होगा एज ए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, अगर आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग के वो जो प्रोडक्ट कॉस्ट पीरियड कॉस्ट का फ्लो देखें ना, तो डेप्रिसिएशन एज अ फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज करते हो ना आप। ठीक है, तो एज अ फैक्ट्री ओवरहेड वो डेप्रिसिएशन प्रोडक्ट कॉस्ट बन रहा होता है। वो डेप्रिसिएशन फिर इन्वेंट्री का पार्ट बनता है, और जब वो इन्वेंट्री सेल होती है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिपोर्ट होती है। उस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर वो डेप्रिसिएशन अमाउंट इंक्लूड होता है। जी सर, समझ गया। ठीक है, गुड। जी सर, अब जो हमने ये रिमेनिंग आपने लिखा है 7500 एज एन इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड रिमेनिंग 1250, सर ये तो सिर्फ आपने बता जनरल एंट्रीज के लिए लिखा है ना, कि जनरल एंट्रीज में इसका इस तरह होगा? जी 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 ठीक है जी जी, जर्नल एंट्रीज भी और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी। ठीक है, फाइनेंशियल जो इनमें से जो बचा हुआ है वो जो सब वहाँ इस तरह लिखेंगे। जी जी, क्योंकि देखिए ना, हमने पूरा देखिए हमने पेमेंट तो 90 की है ना। 90 का बाइफर्केशन 2 है, एक कॉस्ट में ऐड हो गया, एक एक्सपेंस में रिपोर्ट हो गया। और यहाँ भी हमने पूरा का पूरा कितना रिसीव किया? 3750 रिसीव किया है। ठीक है, 3750 में से हमने क्या किया? 1250 को इनकम ट्रीट कर लिया, और बाकी 2500 को हमने रिडक्शन इन कॉस्ट ट्रीट कर लिया। ठीक है, ठीक है सर जी। अगर ये तो इसने कहा ना कंस्ट्रक्शन वुड टेक 3 ईयर, अगर 3 साल तक ये लोन इस्तेमाल होगा, तो हमने ये फर्स्ट ईयर की कर दी है। अब जब सेकंड ईयर में जाएंगे, अगर कहता है कि हमें तीनों यानी कि कैलकुलेट बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड एज ऑन द December 31st 2020 या 21, फिर नेक्स्ट ईयर हम ये लेस वाला तो काम नहीं ना करेंगे? लेस ईयर तो पैसे बचे ही नहीं कोई होंगे, आपने इन्वेस्टमेंट ही कोई नहीं की होगी, सारा तो पैसा इस्तेमाल कर लिया होगा। इस्तेमाल हो रहा होगा, यानी कि सिर्फ ये फर्स्ट ईयर की है, सेकंड ईयर नहीं जरूरी नहीं है भाई, हो सकता है कि आप साइलेंट है। नहीं, अगर वो नहीं हिदा तो सवाल देखना पड़ेगा। देखें, रिपोर्टिंग में कोई भी फिक्स चीज ना करें कि ऐसा होगा तो ऐसा कर लेंगे। अभी आपने पीछे सवालों में देख भी लिया है कि उसका एग्जामिनर का लेवल वो आपके कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है, वो आपका रटा चेक नहीं कर रहा, वो कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है। ठीक है, तो इसमें कोई चीज रटे ना, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी कर सकता है। भाई आप हो सकता है कि आपके पास आइडल फंड हो 5 लाख का। सुनिए जरा, मैं केस बनाता हूं आपके लिए। आइडल फंड हो 5 लाख का, फाइनेंस मैनेजर ने कहा यार अगर हम पूरा का पूरा 5 लाख इन्वेस्ट कर देंगे तो हो सकता है कि ये 3 लाख जो टेम्पररी इन्वेस्टमेंट है वो फौरी तौर पे कैश ना हो पाए, तो हम ऐसा करते हैं इसमें से 2 लाख रख लेते हैं कैश की फॉर्म में, बाकी 3 लाख को इन्वेस्ट कर देते हैं। बात समझ में आ गई? आपने इन्वेस्ट कर 3 लाख। अब हुआ ये कि दिसंबर 31 को 1 लाख मजीद आइडल बचा हुआ था,
और आपने कहा यार अभी तो फर्जीद कोई एक्सपेंसेस नहीं हो रही, अभी तो हमने सारा रॉ मटेरियल परचेज किया हुआ है, वही इस्तेमाल हो रहा है, तो ऐसा करो यार ये ₹1,00,000 को मजीद जो है ना 1 जनवरी 2021 को हम ₹1,00,000 मजीद इन्वेस्ट करते हैं 5 महीने के लिए, हमें ये जून में जाके ना रिक्वायर्ड होगा। वो ₹1,00,000 वो था जो आपने कुशन के तौर पे रखा हुआ था ना पहले साल में, अब उस लाख को भी आपने अगले साल के शुरू में इन्वेस्ट कर दिया। जब इन्वेस्ट कर दिया तो वो उसके ऊपर भी जो इनकम आएगी वो आप अगले साल माइनस करो, ठीक है। तो केस कुछ भी हो सकता है, ये आप छोड़ दें। प्रोफेशनल स्टडीज के अंदर यू हैव टू टेक द केस, यू हैव टू स्टडी द केस, ठीक है। अभी एक दो एमसीक्यूज मैं आपसे डिस्कस करूंगा, इसी IAS 23 के हैं, मैंने आपको उसकी लिस्ट भेज दी है आज, ठीक है। उसके अंदर कुछ एमसीक्यूज ऐसे हैं जिसमें 2 ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहे होंगे, उसमें एक ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है। उसमें दोनों ऑप्शन एग्जांपल दी सर, जो भी आपने एग्जांपल दी उसमें जो ₹1,00,000 एक साल ऐसे ही रखा रहा है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो कैपिटलाइज होगा ना फिर? जी वो तो कैपिटलाइज हो गया ना, वो तो कैपिटलाइज हो गया ना जी। राव साहब सर ये इन्वेस्ट करने का प्रैक्टिकली होता भी है कि नहीं, क्योंकि नॉर्मली कंपनी छोटी छोटी होती है, वो क्या इन्वेस्ट करती होंगी, वो तो अपने नहीं, अगर ये मल्टीनेशनल कंपनी है तो फिर तो करेगी ना यार। अगर आपके पास ₹1 अरब कैश पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट तो करोगे ना। फाइनेंस मैं कहना चाहता हूं इतना आइडल फंड लेंगे ही क्यों, वो लेंगे क्यों? हाँ, बेसिकली ये जो होता है ना लोन लेना, ये भी एक बड़ी हेक्टिक एक्टिविटी होती है। लोन सैंक्शन होना बड़ी एक्टिविटी होती है। अगर आपने अभी ये कहा ना कि यार बाद में हम लोन सैंक्शन करवा लेंगे, मे बी पॉसिबल बाद में वो अप्रूवल ही ना मिले आपको शेयर होल्डर से, क्योंकि बाज़ औक़ात बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए अप्रूवल लेने के लिए बैंक से फाइनेंसिंग के लिए आपको शेयर होल्डर की अप्रूवल रिक्वायर्ड होती है। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स होते हैं, और अगर आप दोबारा उन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर में फंस गए तो कंस्ट्रक्शन पीरियड फिर हॉल्ट हो जाता है। तो आप कहते हैं यार चलो हम अमाउंट पूरा बोरो कर लेते हैं, उसको फिर इंटरनली कहीं मैनेज कर लेंगे, किसी और प्रोजेक्ट में लगा लेंगे। और नॉर्मली एक कंपनी जो होती है ना, वो एक वक्त में मल्टीपल प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही होती है, तो बोरोइंग्स का उससे कोई लिंक नहीं होता। तो इसलिए ये तो केस दिया हुआ ना एक स्पेसिफिक बोरोइंग का, नॉर्मली जनरल बोरोइंग्स ही यूज हो रही होती है। स्पेसिफिक बोरोइंग नॉर्मली आप सही कह रहे हैं कि यार छोटा सा अमाउंट है, लेट्स सपोज आपने एक घर बनाना है, एक कंस्ट्रक्शन करनी है, उसके लिए आपने लोन लिया है, आपको पता है आपने यही घर बनाना है और तो कुछ बनाना ही नहीं है, ठीक है। तो अगर हाँ, तो आप थोड़ा सा लोन ले लो, फिर दोबारा ले लो। हाँ, अगर आपको ये पता हो कि जल्दी लोन दोबारा मिल जाएगा तो फिर आप एक्सेस लोन लोगे ही नहीं, फिर थोड़ा लोन लोगे ना। लेकिन अगर आपको ये पता है कि यार दोबारा पता नहीं लोन मिलता है नहीं मिलता, ठीक है। जी 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 और सर एक क्वेश्चन है। जी सर ये 11/12 और 12/12 ये से कैसे है? हालांकि ये 1 ईयर है। हाँ, तो 1 ईयर नहीं है ना भाई, 1 ईयर नहीं है। ये तो देखो ना 1 फरवरी को हमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की है, तो 1 फरवरी से दिसंबर 31 11 महीने बनते हैं ना, ठीक है। और ये 2/12 का मतलब ये है कि 3 मंथ्स के लिए आपने इन्वेस्ट किया था ना, जिसमें से 2 महीने कंस्ट्रक्शन के अंदर आ रहे हैं, 1 महीना बाहर है, ठीक है। ओके सर जी और कुछ सवाल? सर जो 80,000 आई है ये कैपिटलाइज्ड अमाउंट है? हाँ जी, ये कैपिटलाइज्ड अमाउंट है, दिस इज कैपिटलाइज्ड अमाउंट। ओके, दिस इज कैपिटलाइज्ड अमाउंट, यस। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर ये जो सेकंड पॉइंट है जहाँ पे लिखा है 3 लाख रुपीस वर इन्वेस्टेड फॉर 3 मंथ्स जनवरी टू मार्च, आगे एट 5%, मुझे ये 5% की समझ नहीं आ रही। 5% इंटरेस्ट है ना बेटा, इंटरेस्ट रेट पे इन्वेस्ट किया। आप फ्री तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक। आपने कहीं इन्वेस्ट करना है तो आप उसके अगेंस्ट रिटर्न भी तो लेंगे ना जी, ठीक है। हाँ भाई, खुदा ना खासा इंटरेस्ट भी तो लेना ना आपने। बॉन्ड्स और स्टॉक्स सर, एक्सक्यूज मी। जी पूछिए सर। ये जो 5% स्टॉक्स % 3 मंथ्स में कर रहे हैं, ये यूजुअली कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड्स और स्टॉक्स में? बेसिकली ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसको मार्केटेबल सिक्योरिटीज कहते हैं, ठीक है। ऐसी सिक्योरिटीज जो हाईली लिक्विड होती हैं और फौरन उनकी वैल्यू जो है वो आपको मिल जाती है। नॉर्मली ये शॉर्ट टर्म, ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज के बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, स्टॉक्स, ऐसी अच्छी कंपनी के स्टॉक्स होते हैं जिनको ब्लू चिप स्टॉक्स भी कहते हैं, ये उनमें इन्वेस्टमेंट की जाती है, जहां से आपको पैसे जल्दी वापस मिलने का पुख्ता यकीन होता है। आजकल वैसे बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग।
चलो आप कर लेना, ठीक। सर जो अमाउंट आइडल बढ़ी रही है, ना इन्वेस्ट की है ना हम कंस्ट्रक्शन में यूज कर रहे हैं, तो उसको फिर कैपिटलाइज क्यों करते हैं उसका वो? क्योंकि वो आपका अपना डिसीजन है ना भाई, वो कैपिटलाइज करने का। वो तो आपका डिसीजन है कि आपने आइडल रखा हुआ है, आप ना आइडल रखो, ये तो आपका अपना डिसीजन है भाई। उस पे इंटरेस्ट भी तो पे कर रहे हो ना आप। देखो उस पे अगर इंटरेस्ट भी तो पे कर रहे हो, वो इंटरेस्ट फिर कहाँ खाते, किस खाते में रिकॉर्ड करोगे? से इंटरेस्ट एक्सपेंस में नहीं जा सकता वो? नहीं, वो इसलिए कि आपने लोन स्पेसिफिक लिया हुआ है, उसी उसी एसेट के लिए लिया हुआ है, लॉक कर दिया ना आपने उसको। अगर आप ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट ना करते तो आप ये लोन भी ना लेते, इसलिए। और ये आपका डिसीजन है आइडल रखना, ये आइडल रखना का ये आईएएस ने नहीं कहा हुआ आपको, ये तो कंपनी का अपना डिसीजन है। कंपनी कहती है ठीक है जी हम इंटरेस्ट कॉस्ट को ना बियर करेंगे, तो करें। ठीक है, और कोई सवाल? जी सर एक क्वेश्चन सर जेन में आया है। जी जी हाँ करें। सर जिस तरह से स्पेसिफिक बोरिंग हम करते हैं, एक बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई चीज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो सर जिस तरह सम टाइम होता है कि फंड्स की और जरूरत पड़ जाती है, तो सर हम और फंड्स लेते हैं सर, लेकिन सर हम जब दोबारा फंड्स लेते हैं तो सर तो इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट फंड के लिए तो सर जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्या फिर वो जनरल बोरिंग जैसा आजकल आपने कंसेप्ट बताया था? हाँ बिल्कुल, उसको फिर वेटेड एवरेज करेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये नहीं, वो क्या होगा, वो होगा स्पेसिफिक बोरोइंग, लेकिन उसका रेट वेटेड एवरेज निकाला जाएगा। वेरी गुड क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन ये बच्चे ने सवाल किया, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा, वहां पे ना हमारी मेंटालिटी ये होती है कि अगर एक से ज्यादा लोन दिए हुए हैं ना तो वो जनरल बोरोइंग है। उसने एग्जामिनर ने ट्रिक ये डाली कि these two loans were specifically taken to construct a building। ठीक है, अब वहां पे सवाल देख के स्टूडेंट ने कहा यार ये तो एक से ज्यादा बोरिंग दी हुई है, वो जनरल बोरिंग है, उसने जनरल बोरिंग के हिसाब से उसको अटेम्प्ट कर दिया। और उसके अंदर ना इंटरेस्ट इनकम भी दी हुई थी, वो उसने इग्नोर कर दी। ठीक है, क्योंकि उसको जनरल बोरिंग में कोई इंटरेस्ट इनकम का जिक्र ही नहीं कहीं था, और वो सवाल गलत हो गया। ठीक है, तो ये भी हमारे पास पेपर का एक सवाल आया हुआ है। मैं आपको ना अभी तो मेरे पास वो क्वेश्चन नहीं है मेरे जहन में, इस तरह का एक सवाल मैं आपको दूंगा, इसके अंदर दोनों चीजें हाइब्रिड यूज हो रही होंगी। होगा वो स्पेसिफिक बोरिंग का केस, लेकिन वो जनरल बोरिंग के थ्रू वो कैलकुलेट होगा। ठीक है, हाँ, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। आपने बिल्कुल उसका सही आंसर बता दिया कि अगर वो बोरोइंग एक से ज्यादा हुई हुई हैं तो फिर हम क्या करेंगे, उनका वेटेड एवरेज निकाल। एक तरीका और भी कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि हम दोनों का इंटरेस्ट एक्सपेंस अलग अलग कंप्यूट कर लें, वो भी कर सकते हैं। हम बजाय हम ना वेटेड एवरेज निकालें, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना मेरी, हम ना अलग अलग शो करें, हम दोनों का इंटरेस्ट एक्सपेंस अलग अलग निकालें और उनको फिर इकट्ठा कर मर्ज कर दें, वो भी ठीक है। थैंक यू सर। जी यासीन साहब। सर ये जो सेकंड ऑप्शन आपने बताई है ना, प्रैक्टिस एसएससी को फॉलो करते हैं नॉर्मली। हाँ बिल्कुल सही है। और सर देखिए ना, कन्वीनियंट भी यही है, आप कहाँ वेटेड एवरेज करते रहेंगे। पता लगे जी वो कोई लोन लिया हुआ वो 6 महीने के लिए था, कोई 1 साल के लिए था। ठीक है, एग्जैक्टली सर, ये हाँ, पीरियड के इशू की वजह से जो है ना उसको नहीं लेते वो। बिल्कुल 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 बिल्कुल, यू आर राइट, बिल्कुल यू आर राइट। चलिए जी, आज इसमें काफ़ी डिस्कशन हमने कर ली है। अब आपका जो होमवर्क है वो आज बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है, और वो प्लीज़ आप लोग कल करके लाइएगा। अब आपका होमवर्क थोड़ा सा फास्ट होगा। इट इज़ वेरी गुड कि आज की क्लास में आप लोग सारे वो क्वेश्चंस करके ले आए थे। आप लोगों ने जी, हमारा कोर्स पैक है जो ऑफिशियल कोर्स पैक है, उसमें चैप्टर नंबर 15 आपने पढ़ के आना है जी कल। चैप्टर नंबर 15, ये पेज नंबर है जी 317, 317। ठीक है, पेज नंबर 317 है। मैं अभी आपको ओपन करके दिखा देता हूं। अब मैं आगे इसको डिस्कस नहीं कर रहा आज, क्योंकि अब चूंकि इसमें काफी चीजें अब आज डिस्कस हो गई हैं। और हमारी 1/3 क्लासेस भी हो गई हैं मेरे, लेकिन हम लोग अपने प्लान पे हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पीछे नहीं है। हमारा कोर्स इंशाल्लाह 55 क्लासेस तक कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये चैप्टर नंबर 15 है बोरोइंग कॉस्ट, ये आप लोगों ने कल पढ़ के आना है। कितने लेक्चर हो चुके हैं? 20 यस, 60 लेटर टोटल है। ठीक है जी,
अच्छा जी, ये यहाँ पे आपने इस चैप्टर के अंदर IS 23 के अंदर ये इसको पढ़ के आना है। ये तकरीबन 4-5 पेजेस ही हैं, ज़्यादा नहीं है। 317 से लेकर 18, 19, 20, 21, 22, 31 तक है अभी। नहीं, हाँ 31 तक है, ठीक है। 331 तक हैं जी। ये कोई 10-12 पेजेस हैं। ये आप लोग एक कहानी की तरह पढ़ के आइएगा जी। कल इसको डिस्कस करेंगे। जो चीज़ें मैंने आज डिस्कस कर ली हैं, IS 23 मेरे एंड पे कंप्लीट है, ठीक है। अब हमने चूंकि अब कोर्स देखना है, अपना सिलेबस देखना है, तो हमने इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना है, ठीक है जी। एनी क्वेश्चन बिफोर वी लीव द क्लास? 300 पेज नंबर, चैप्टर नंबर 15 है जी बुक का। 317 पेज नंबर है जी सर। 317 से 331 तक। यस यस एक्सक्यूज जी। जी 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 सर, लेक्चर जो अपलोड करते हैं सर, ये कितनी देर बाद कब करते हैं अपलोड? ये सर ये अब IT वाले बताएंगे, क्योंकि टीचर के पास कंट्रोल नहीं होता। ये सारा डिसीजन जो है वो ये एजुकेशन के पास है जी, ठीक है। टीचर हैज नथिंग टू डू विद अपलोडिंग। ओके जी, और कोई सवाल? कोई सवाल नहीं? तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं, और साथ साथ इनको कंप्लीट करते रहे। अब थोड़ी सी स्पीड हमारी तेज़ होगी। वो जो एक खातून है ना जो कहते हैं स्पीड स्लो रखें, वो थोड़ा सा अपनी कैपेसिटी अब बढ़ा लें सर। जी 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 जी, पूछे। नहीं की स्पीड ठीक है, लेकिन वो जो आप कुछ चीजें नोट करवाते हैं ना, तेजी से बोल जाते हैं, तो कॉन्सेप्ट कुछ रह असल जाता है। में आपने ना मुझसे 2012-13 में नहीं पढ़ा हुआ। अगर आप उस पीरियड में मुझसे पढ़ती ना, तो आप कहती हैं ये तो टीचर पता नहीं किस स्पीड से पढ़ाते हैं। ये मैंने बड़ा कंट्रोल किया है अपनी स्पीड को। सर हम पढ़ने नहीं जाते 2012 वाले सर के पास। क्यों जी? वो भी तो मैं ही था ना यार, मैंने तो क्वालिफाई 2005 में किया। ये स्पीड ठीक है, काफी है। अच्छा चलो, एक बंदे के वजह से हमें तो ना सजा दे। नहीं वो सजा नहीं देते यार, किसको सजा देनी। वो वैसे मैं बात कर रहा हूँ कि उस वक्त मेरी स्पीड कोई ज्यादा ही तेज थी। वो फिर बल्कि मैंने टीचिंग तो वैसे प्रैक्टिकली 2003 में स्टार्ट कर दी थी, लेकिन उसके बाद अब तक तो खैर उम्र गुजर गई है जी, 17-18 साल हो गई। हाँ जी उम्र भी हो गई है जी। और बूढ़े हो गए। नहीं बूढ़े भी हो गए, चलें आप कह लें जी, आपकी बात मान लेते हैं। नहीं सर, 40 प्लस बूढ़ा होता है जी, तो बूढ़ा होता है जी। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन? तो अब तक हमने IS 2 किया है, IS 1, IS 2, IS 16, IS 23 एक स्टैंडर्ड हमने किए हैं। आप जिन लोगों का कोई पेंडिंग बैकलॉग है वो भी कंप्लीट कर लें। जो मैंने अपलोड किए हुए हैं शेयर फोल्डर में, जाकर चीज़ें आगे रिव्यू करें, ठीक है। और अब जब हम ये नॉन करंट के स्टैंडर्ड पढ़ लेंगे, तो हफ्ते में हम एक दिन डेडिकेट किया करेंगे सिर्फ डिस्कशन के ऊपर। उसमें कोई नई चीज़ हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये काम हम स्टार्ट करेंगे आफ्टर वी हैव स्टडीड अ लॉट ऑफ स्टैंडर्ड्स। हम अपना एक सब्सटेंशियल पोर्शन पहले अपना ग्रिप में ले आएं, ताकि पेपर हमारे ग्रिप में आ जाए, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास टाइम हुआ करेगा, हम आधा पौना घंटा भी डेडिकेट जनरल इश्यूज पे डिस्कस कर सकते हैं, जो कि आपके अपने स्पेसिफिक इश्यूज होंगे, ठीक है। तो दुआ करेंगे जी कि सूरत बेहतर हो जाए अब, ताकि ये ऑनलाइन वाला निज़ाम जो है वो थोड़ा सा बेहतर हो जाए। तो लेकिन अगर जब तक नहीं है फिजिकल, तो हमें इसे ही चलाना पड़ेगा। लेकिन सर ऑनलाइन का भी तो बेनिफिट है ना सर? हाँ जी बेनिफिट है, लेकिन ऑनलाइन के अंदर जो मैंने अपना समझा है कि मेरी अपनी इफिशिएंसी नहीं है इतनी ज़्यादा, ठीक है। ज़्यादा इफिशिएंसी फिजिकल में होती है। लेकिन सर स्टूडेंट्स के लिए जरा इजी हो जाता है, क्योंकि अगर कोई हमारा लेक्चर मिस हो जाता है सर, फिजिकल में तो नहीं ना ले सकते। हाँ ये है, लेकिन टीचिंग की असल जो मगज है वो तो फिजिकल ही है ना सर। लेकिन जो हम अभी आपके साथ इधर पढ़ रहे हैं, लेकिन जो अदर सिटीज से हैं, वो फिर किस तरह अपने कैंपस में जाके उसी जगह से कंटिन्यू कर सकेंगे? सर क्यों नहीं, वहाँ पे मेंबर्स हैं हमारे, वो कंटिन्यू करवा देंगे। वो अच्छा,
हाँ लेकिन सर उन्होंने सर टीचर आप ने तो ये नहीं ना होंगे बेटा कहाँ तक पढ़ा है, उन्होंने कहना सर कुछ भी नहीं पढ़ा। नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं होता यार, उनके पास रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं, आप उनको दिखा सकते हैं, ठीक है। बल्कि हमारे तमाम सेंटर्स के अंदर अच्छे वेल रिनाउंड टीचर्स हैं, ऐसी बात नहीं, और आईसीएमए के अंदर हर सेंटर्स में प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है। तो चलें, जब तक ऑनलाइन चलता है ऑनलाइन चलाते हैं, कोई मसला नहीं। सर अगर गवर्नमेंट अलाउ कर देती तो हमारे सेशन उसी टाइम फिजिकल हो जाएगा। देखिए वो तो डिसीजन इंस्टीट्यूट का होगा, हो सकता है फिजिकल हो जाए। वैसे चांसेस क्या लगते हैं आप लोगों को, आपको क्या असेसमेंट है जो इस सर आज जो इजलास हुआ उसको उन्होंने काफी सेक्टर्स सर ऐसे ही ठीक है सर, अब हो रहा है तो ये सेशन पूरा हो जाए तो बेहतर। सर 2 दिन से सर आगे लेके जा रहे हैं मीटिंग को, सारा 23 से पहले कर देंगे सर। नो सर आज इजलास हो आज भी गया, ट्वीट आई हुई थी, 2 दिन सर आज हो गया आगे इजलास। मुलतवी हो रही है। मुझे कोई एक बंदा बताया, मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा, कोई एक बंदा बताए। जी जी सर अभी न्यूज़ आई है, आज वैसे उन्होंने इजलास आगे कर दिया था लेकिन अभी इजलास हो गया आज ही। तो उन्होंने जो 5% से जिंदर कम देता है ना, वहाँ पे स्कूल्स, वेडिंग हॉल्स, रेस्टोरेंट सब कुछ खोल दिए। अच्छा जी, चलें जी, जो हो अच्छे के लिए हो जी, दुआ तो यही है, अल्लाह पाक बिल्कुल सर आसानी बिल्कुल। जो हो हमारी बेहतरी में हो, बस अल्लाह पाक से दुआ करें, अल्लाह पाक हम पे अपनी रहमतों का नजूल करे। मगरिब का टाइम है जी, 2 वक्त मिल रहे हैं, अल्लाह पाक इस वक्त की बरकत से और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हम पे रहम और करम फरमाए। आमीन। ओके, थैंक यू, इंशाल्लाह विल मीट टुमारो। अल्लाह हाफिज़। यस सर।